नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का मॉडल आंसर है हमारा मौर्य कला और इसका बिहार में प्रभाव, या इस तरह से कुछ भी पूछे। पहली बात, मौर्य कला बिहार में ही विकसित हुई। स्टूडेंट चाह रहे थे इस पे मॉडल आंसर मिले। वैसे मैं मौर्य कला का प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, मौर्य कला पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मॉडल आंसर के रूप में आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। आइए देखते हैं। ये एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कला किसी काल के मानवीय कल्पनाओं को मूर्त रूप को प्रदर्शित करती है, या जहाँ से हमने लिखा है वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। भारतीय जीवन में एकता स्थापित करने एवं परंपरा को अटूट रूप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो प्रशस्त मानवीय प्रयास हुए हैं, उनमें कला का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण से मौर्यकाल का विशेष महत्व है, क्योंकि भारतीय इतिहास में मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इससे पूर्व का भारतीय इतिहास भी कला की दृष्टि से समृद्ध रहा है। खासकर हड़प्पा काल में उच्च स्तर की मूर्तिकला तथा वास्तुकला का अस्तित्व था। फिर भी मौर्य पूर्व युग में संभवतः मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग होता था, जो अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाया। पर मौर्य काल से कला क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत बन गई। ये ग्राफ दिया है, इसे आप यहाँ साइड में नहीं, यहाँ बीच में दे दीजिएगा। मौर्य कला में स्थापत्य और मूर्तिकला और अन्य कलाएं, राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और विहार, ये नाम दिए हैं। मौर्य कला में कला के दो रूप मिलते हैं, यथा राजकीय कला और लोक कला। राज तक्षकों द्वारा निर्मित कला, जो कि मौर्य प्रासाद और अशोक स्तंभों में पाई जाती है, राजकीय कला के तहत राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार आदि को लिया जाता है। स्वतंत्र रूप से विकसित कला का वह रूप जो परछम के यक्ष, दीदारगंज की चामर ग्राहिणी यक्षिणी और वेशनगर की यक्षिणी में देखने को मिलता है, इसे लोक कला कहा जा सकता है। राजकीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रासाद है, जो वर्तमान कुम्हरार पटना में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। एरियन के अनुसार चंद्रगुप्त के राजप्रासाद की शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा कर सकते थे और न एकबतना ही। ये कोटेशन है। यह सभा भवन 84 पाषाण स्तंभों वाला एक विशाल हॉल था, जो बलुआ पत्थरों से निर्मित थे तथा उन पर चमकदार पॉलिश की गई थी। फायान के अनुसार यह प्रासाद मानवकृत नहीं है, वरन देवताओं से निर्मित है। पतंजलि ने भी इस सभा भवन की प्रशंसा की है। आज की पतंजलि नहीं, उस समय के ऋषि पतंजलि। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी, जो 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी थी। नगर में आने जाने के 64 द्वार थे। बुलंदी बाग की खुदाई में प्राचीर का एक अंश उपलब्ध हुआ है। मौर्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं, जो उसने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित करवाए थे। यहाँ मैंने बनाया था अशोक का स्तंभ। आपको स्तंभ पता है अशोक के कैसे हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा यहाँ बीच में, इस पैराग्राफ के बाद। उस समय पत्थर को काटने छाटने का संपूर्ण सतह को चमकाने की कला में असाधारण प्रगति हो चुकी थी। साथ ही मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। स्तंभों के शीर्ष पर विभिन्न पशु आकृतियां बनी होती थीं, जिनमें सिंह, बैल, हाथी आदि प्रमुख थे। एक्चुअली में ये पेंसिल से बना दिए थे, इसलिए ये PDF में नहीं क्लियर आए हैं। मौर्य कला का सर्वोत्तम श्रेष्ठतम उदाहरण सारनाथ के अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है, जिसमें पीठ से पीठ मिलाए 4 सिंह मूर्तियां हैं। उसके नीचे एक विशाल चक्र बना हुआ है, जो बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। इसी स्तंभ का शीर्ष भाग भारत का राजकीय चिन्ह है। अन्य स्तंभ लौरिया अरिराज पर बैल तथा लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह की आकृतियां मिलती हैं।
मौर्य काल में ही स्तूप निर्माण की परंपरा का भी व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ। स्तूपों की रचनाएं अर्धगोलाकार होती थीं, जिसके आंतरिक भाग में कच्ची ईंटों का तथा बाहरी भाग में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। हर्मिका में बुद्ध की अस्थियां रखी जाती थी। ये स्तूप का चित्र है। अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को भी प्रोत्साहन दिया। सांची और भरूच के स्तूपों का निर्माण मूल रूप से अशोक ने ही करवाया था। स्तूप के प्रवेश द्वारों पर गौतम बुद्ध के जीवन प्रसंगों तथा जातक कथाओं से संबंधित प्रस्तर मूर्तियां बनाई गईं। दर्द बहुत है हाथ में, मुश्किल से ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से बना पा रही हूँ। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर गुहा विहारों का भी निर्माण कराया गया। गया स्थित बराबर की पहाड़ियों तथा नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं आजीवकों को दान में दी गईं। इन गुफाओं की भी विशेषता इनकी छतों और दीवारों पर चमकदार पॉलिश का होना है। यहाँ यह विदित होता है कि चमकदार पॉलिश मौर्य काल की सामान्य विशेषता है। मौर्य काल में मूर्ति कला का भी पर्याप्त विकास हुआ। मूर्ति कला के विकास को राजकीय कला तथा लोक कला दोनों के संदर्भ में देखा जा सकता है। राजकीय मूर्ति कला के तहत अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी विभिन्न आकृतियां हैं। लोक कला में विशेष यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां निर्मित हुई हैं। ये मूर्तियां लोक प्रतीकों का सूचक हैं। इसकी मूल विशेषता इसकी जीवंतता है। लोक कला में भी चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ है। इन मूर्तियों में दीदारगंज पटना से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षिणी मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति का मुखमंडल गोलाकार है, शरीर मांसल है तथा ओंठों पर हल्की मुस्कान है। स्तन अत्यंत उन्नत, कटी क्षीण और नितंब भारी हैं। इसकी आंखें तिरछी, अंग प्रत्यंग भरे हुए तथा चेष्टाएं लज्जायुक्त हैं। इससे संकेत मिलता है कि इस काल की महिलाएं अपनी देह यष्टि को लेकर काफी सजग थीं। इसके अतिरिक्त बेशनगर से यक्षिणी, आगरा व मथुरा के मध्य स्थित परछम से यक्ष और वाराणसी के राजघाट से त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है। ये मूर्तियां महाकाय हैं और मांसपेशियों की बलिष्ठता और दृढ़ता इनमें जीवंत रूप में व्यक्त हुई है। पटना से मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। मूर्तियों के साथ दर्शाए गए खिलौने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। बुलंदी बाग से एक नारी की मूर्ति मिली है जो खड़ी और लंबी है। यह गतिमान है, इसके हाथ में डमरू है तथा इसने लहंगा पहना हुआ है। बुलंदी बाग से ही मिट्टी के हंसते हुए बालक का सिरोभाग मिला है। इसकी भोली वाली हंसी मनमोहक है। स्तंभों पर चमकीली पॉलिश की तकनीकी घंटाकृति तथा शीर्ष भाग में पशु आकृति। पश्चात विद्वानों का मत है कि मौर्य कला को ईरानी कला से प्रेरणा मिली थी, परंतु भारतीय विद्वान इसकी देसी होने के तर्क देते हैं। इस मत भिन्नता में हम यह पाते हैं कि मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है, परंतु यह प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर ईरानी या असीरियन वास्तुकला के माध्यम से आया होगा। मौर्य काल में पत्थर की पॉलिश की जो तकनीकी हासिल की गई वह मौर्य समाज के पतन के साथ ही समाप्त हो गई, क्योंकि इसका विकास राजकीय संरक्षण में हुआ था। मौर्यकालीन लोक कला लोक के स्तर पर संक्रमित होती हुई आगे के कला के रूपों में ढलती चली गई। कुल मिलाकर या निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मौर्य काल सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संदर्भों में ही विशिष्ट नहीं है, बल्कि भारतीय कला परंपरा के व्यवस्थित विकास की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। वस्तुतः मौर्य काल में न सिर्फ कला के विविध रूप व्यवस्थित और विस्तारित हुए, बल्कि कला में उन तत्वों का समावेशन भी हुआ जो आगे चलकर निरंतर विकसित होते हुए भारतीय कला व सांस्कृतिक विकास के विशिष्ट लक्षण बन सके। इस प्रकार मौर्य कला भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में युग प्रवर्तक मानी जा सकती है। जिसे कंक्लूजन लिखने में, निष्कर्ष लिखने में प्रॉब्लम है, वो यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को प्रभावी बना सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे लगे बड़ा हो रहा, तो जो विशेषताएं हमने यक्ष, यक्षिणी आदि की बताई हैं, उन विशेषताओं को कम कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, कुछ याद रह जाती हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझाते समय बड़ा छोटा हो सकता है, पर आप अपने शब्दों की सीमा में इसे लिख लें। मेन भूमिका और निष्कर्ष को लेके जो परेशानी थी वो इस मॉडल आंसर से आपकी पूरी हो जाएगी। आशा है आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।